हो गया बेटा। रिकॉर्डिंग लगा दिया आपने शायद पहले। तो हम लोग लॉजिक के बारे में बता रहे थे। तो लॉजिक में बेसिकली होता क्या है कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस है जहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो रीजनिंग होती है तो उसमें ये बताया जाता है कि किसी को क्या करना चाहिए पे फोकस करिएगा, ठीक है। अब लॉजिक में जो टर्म्स होती हैं वो अलग तरीके से वर्क करती हैं। हम जो आज आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक टर्म यहाँ पे है, वो है डिडक्शन इंडक्शन की, जिसको निगमन और आगमन भी बोलते हैं हिंदी में। अब होता क्या है कि सेंटेंस होता है, जैसे हम वाक्य बोलते हैं, ठीक है। वाक्य आप लोग समझते हैं, मगर वाक्य सिंपल वर्ड्स हैं, उनका कोई अर्थ जरूरी नहीं है कि हर बार बने, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वाक्य हमेशा सही या गलत ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि मीनिंगलेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार सेंस बनाए, तो वो सही और गलत की कैटेगरी में नहीं गिरते हैं, तो वो मीनिंगलेस के सेंस में चले जाते हैं। मगर उसी में यहाँ लॉजिक में बात होती है प्रपोजिशन की, यानी तर्क वाक्य की। अब ये जो प्रपोजिशन या तर्क वाक्य होता है तो ये भी वाक्य, मगर वाक्य से ये अलग कैसे है, इसमें आगे क्या जुड़ा हुआ है, तर्क जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि तर्क वाक्य है। अब तर्क वाक्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो सही होगा या गलत। हमेशा याद रखिएगा, तर्क वाक्य या तो सत्य होगा या असत्य। अब ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता है, या तो सत्य या असत्य, और हर बार इसको जरूरी होता है या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब इस प्रेपोजिशन के भी कई सारे पार्ट्स इन्होंने बताए। इस प्रेपोजिशन को डिवाइड किया गया है आपके लॉजिक में। हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे वो आप अभी यहां पे समझ लेंगे। एक होता है कैटेगोरिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपाधिक, निरूपाधिक तर्क वाक्य, ठीक है। और दूसरा होता है कंडीशनल, जिसको बोलते हैं सोपाधिक। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि प्रेपोजिशन के भी कितने पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो वाक्य होता है वो मीनिंगलेस होता है, जरूरी नहीं कि उसमें हर बार सेंस बने, और ना तो वो सत्य होता है ना असत्य होता है। मगर जो प्रपोजिशन की बात अगर हम करें तो वो वाक्य से इस तरह से अलग है कि वो हमेशा या तो सत्य होगा या असत्य होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हमको कितने तरीके के प्रपोजिशन पढ़ने, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन और कंडीशनल प्रपोजिशन, ठीक है। अब कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन में फिर हम 4 तरह के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, और यहां पे फिर 2 तरह के डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब हम आगे जब इसको पढ़ाएंगे आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के देंगे, आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो मैंने आपको बताया डिडक्शन और इंडक्शन की है। डिडक्शन को निगमन बोलते हैं और इंडक्शन को आगमन बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है
कि जब भी हमको तर्क करना होता है तो यहाँ पे तर्क वाक्य दिए रहते हैं। अब इन तर्क वाक्यों से हमको निष्कर्ष को निकालना रहता है अपना, ठीक है। अब वो निष्कर्ष कैसे निकाले जाएं, तो इसके लिए निगमन और आगमन की पद्धति को दिया गया। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक बोला जाता है और उन्होंने बोला कि जब भी हम सामान्य से किसी विशेष निष्कर्ष को निकालते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल से किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन को जब हम निकालते हैं उसी को डिडक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। जब भी मैंने यूनिवर्सल से किसी भी पर्टिकुलर चीज को निकाला उसको क्या बोल दिया इन्होंने? डिडक्शन। आपके पास खूब सारा सामान है, ठीक है, उस सामान में से थोड़ा सा सामान जब आपने निकाल लिया तो उसको क्या बोल दिया आपने? डिडक्शन। बहुत सिंपल। ज्यादा में से थोड़े को निकालना, ठीक है। अब ज्यादा में से थोड़े को जब हम निकाल रहे हैं, इस चीज को जब आप तर्कवाक्य के उसमें फॉर्म में देख रहे हैं तो वो ये ऐसे हो जाता है कि जब हम किसी यूनिवर्सल कोई प्रपोजिशन दी हुई है उससे हम कोई पर्टिकुलर प्रपोजिशन को डिड्यूस कर रहे हैं, निगमित कर रहे हैं, उसी को डिडक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमने सिंपल शब्दों में ये बताया कि सबसे पहले हमने एक जनरल चीज बता दी, यूनिवर्सल चीज बता दी कि सभी मनुष्य मरणशील है, सब मर जाते हैं। तो सब मर जाते हैं तो राम क्या है? वो भी एक मनुष्य है, तो वो भी क्या है? मरणशील है। सिंपल सिंपल। तो ये क्या हो जाता है? डिडक्शन हो जाता है। और इंडक्शन क्या है? इंडक्शन क्या है? तो इंडक्शन को इन्होंने फिर से डिफाइन किया और बोला कि ये भी बड़ा सिंपल है। जब हम विशेष से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, विशेष से हम जिसे कहते हैं कि हम सबके बारे में कोई स्टेटमेंट निकाल रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर, आगमन या इंडक्शन। जैसे मैंने बोला कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, विवेक मरणशील है, ठीक है, सीता मरणशील है, अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब देखिए हमने क्या किया, वहां हमने एक जनरल चीज ले ली कि सारे मनुष्य मर रहे हैं, क्योंकि राम एक मनुष्य है तो राम भी मरेगा। और आगमन में हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोला, हमने कहा ये भी मनुष्य है, ये मर रहे हैं, ये भी मनुष्य है, मर रहे हैं, ये भी मर रहे हैं, इसीलिए हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी मनुष्य क्या हैं? मरणशील हैं, और सब एक दिन क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया निगमन और आगमन। मगर जब आधुनिक तर्कशास्त्री आते हैं, मॉडर्न लॉजिशियंस आते हैं, तो वो इस ओल्ड डेफिनेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि जब हम सामान्य से विशेष की तरफ जा रहे हैं तो वो निगमन है, और जब हम विशेष से सामान्य की तरफ जा रहे हैं तो वो आगमन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके विपरीत भी देखने को मिलता है। ऐसी भी कंडीशन हमको देखने को मिलती है जहां पे हमको कोई सामान्य चीज से हम सामान्य निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो भी वो निगमन ही है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन आपकी सही नहीं है और इन्होंने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। नींद आ रही है? पढ़ चुके हैं? हाँ, समय ही गलत चूज कर लिया मैंने, हाँ। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस डेफिनेशन को किसी दूसरे तरीके से देना चाहिए। तो फिर क्या देना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर आधार वाक्य, निगमन के लिए बोल रहे हैं, कि अगर आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होगा। किसमें? निगमन में, डिडक्शन में, ठीक है। कैसे? अब समझिएगा,
अब यहाँ पे बात होती है प्रीमाइस की, जिसको कि आधार वाक्य बोला जाता है, और कंक्लूजन की, जिसको कि निष्कर्ष बोला जाता है। अब होता क्या है कि ये जो तर्कवाक्य है, प्रेपोजिशन है, जब इस प्रेपोजिशन को हम आधार वाक्य और निष्कर्ष के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको युक्ति बोला जाता है, आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है, और इस आर्गुमेंट को हमको बताना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अब ध्यान दीजिएगा फिर से कि ये जो प्रेपोजिशन है, यानी ये जो तर्कवाक्य है, ये मीनिंगफुल है, पहली चीज, इनका अपना अर्थ होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं, यानी आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और जब इसी तर्कवाक्य को हम आधार वाक्य यानी प्रीमाइस और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के फॉर्म में लिखते हैं, तो किसको? इसी तर्कवाक्य को। हर बार हम तर्कवाक्य को ही लिख रहे हैं, यहां पे भी तर्कवाक्य होगा, यहां पे भी तर्कवाक्य होगा, तो इसको क्या बोला जाता है? युक्ति। और ये युक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और ये जो आर्गुमेंट या युक्ति होती है, ये या तो वैलिड होती है या इनवैलिड होती है, यानी या तो ये वैध होती है और या अवैध होती है। बहुत सिंपल बात है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रेपोजिशन से हम आर्गुमेंट को बना रहे हैं वो प्रेपोजिशन ट्रू और फॉल्स होते हैं, और जब इसको हम आधार वाक्य और निष्कर्ष के फॉर्म में लिखते हैं तो वो युक्ति बन जाती है, और तब फिर वो या तो वैलिड होते हैं या फिर इनवैलिड होते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब देखिए, अब ये जो डिडक्शन इंडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम डिडक्शन इंडक्शन की बात करेंगे तो हम आपको प्रेपोजिशंस बता रहे हैं, हम उसको आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिडक्शन में, क्योंकि प्रेपोजिशन से मिलके ही एक आर्ग्यूमेंट बन रहा है, तो प्रेपोजिशन क्या है ये समझना जरूरी है। फिर वो आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में कैसे आया, यानी आधार वाक्य कैसे बना, निष्कर्ष कैसे बना, उसको हमने एक साथ लिख लिया तो वो एक आर्ग्यूमेंट बन गया, युक्ति बन गया। अब उसके आधार पे हम निगमन और आगमन करते हैं। ठीक है, तो पहले तर्कवाक्य हो गए, उस तर्कवाक्य को जब हमने मतलब आधार वाक्य और निष्कर्ष के फॉर्म में लिख लिया तो वो युक्ति बन गई। अब जब ये युक्ति बन गई तो यहीं पे निगमन और आगमन होता है। क्लियर है? ठीक है, और ये या तो वैध होता है या अवैध। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब ये डेफिनेशन जो होती है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्ट करके कहा जाता है कि इसकी नई डेफिनेशन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। हाँ, एक एक डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डिडक्शन और इंडक्शन, आगमन और निगमन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ डिडक्शन एंड इंडक्शन, आगमन और निगमन की पारंपरिक परिभाषा। आगमन की लिखिएगा, आगमन की लिखिएगा, सभी मनुष्य
राम मरणशील है, आगमन की लिखेगा, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मनीष मरणशील है, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, मनीष इज मॉर्टल, देयरफॉर, अतः सभी मनुष्य मरणशील है, देयरफॉर all human are mortal, therefore all human are mortal, all human are mortal. लिखिए, निगमन की लिखिएगा, निगमन की डेफिनेशन लिखिएगा। निगमन की डेफिनेशन में क्या बोला था उन्होंने, एग्जाम्पल क्या दिया था कि हम हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ, ठीक है। तो सामान्य से विशेष तो निगमन, और विशेष से सामान्य जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आगमन। बहुत सिंपल, जब हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो वो डिडक्शन हो जाता है, और जब हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, ठीक है। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिएगा, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। दूसरी लाइन में लिखिएगा, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, राम इज ह्यूमन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल। अब इधर समझिएगा, कि पहला स्टेटमेंट दिया कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य मरणशील है। बड़ी सिंपल बात इन्होंने बोली। अब जब आप इसको एक अकेले के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये क्या है, क्या है, ये प्रपोजिशन है, तर्क वाक्य है, ठीक है। अब इसी में मैंने दूसरी लाइन भी लिख दी, क्या, कि ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल और राम इज ह्यूमन, यानी राम एक मनुष्य है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया ना एक, इसी प्रेपोजिशन को लिखा है। तो अब हमने ये दो प्रेपोजिशन लिख दिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये क्या हो गए, ये दो आधार वाक्य हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये दो आधार वाक्य हैं, प्रीमाइसेस हैं, ठीक है। तो ये दो आधार वाक्यों के बेसिस पे अब मैं अपना निष्कर्ष निकालने जा रही हूं, ठीक है ना। तो हमको दो चीजें पता चली हैं, ठीक है, दो वाक्य पता चले हैं, क्या, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है। अब इसके बेसिस पे हमको निष्कर्ष निकालना है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अतः राम इज मॉर्टल, यानी राम क्या है, मरणशील है। तो अब देखिए, ये प्रीमाइस 1, ये प्रीमाइस 2, ये आपका कंक्लूजन। तो इसको आप क्या बोलेंगे, हम युक्ति बोलेंगे, ठीक है ना। और जब हमने यहां पे सामान्य से किसी विशेष के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला हमने, ट्रेडिशनल डेफिनेशन के आधार पे,
डिडक्शन। मगर इस डेफिनेशन को क्या हुआ, नहीं माना ना, उन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन क्या है, सही नहीं है। क्यों? एक एग्जाम्पल और लिखिए, एक एग्जाम्पल और लिखिए। उसमें ये बोल रहे हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ये पहला प्रीमाइस है। दूसरा क्या बोला, सभी मनुष्य जीव हैं। मनुष्य लिखा है फर्स्ट लाइन में, मनुष्य है, उसकी जगह जीव करिएगा। सभी जीव मरणशील हैं, सभी जीव मरणशील हैं। दूसरी लाइन में सभी मनुष्य जीव हैं। और लास्ट लाइन में लिखिएगा देयरफॉर सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब देखिए, अब आप इस डेफिनेशन को देखिए तो यहां पे हम निगमन कर रहे हैं, मगर हमने एक सामान्य से सामान्य का ही निगमन कर लिया, ठीक है ना। तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि ये डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामान्य से सामान्य का निगमन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सामान्य से विशेष को निकाल रहे हैं, मगर आपने डिडक्शन में तो यही बोला था कि सामान्य से क्या होगा, विशेष की तरफ जाएंगे तब क्या है, डिडक्शन है। समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड डेफिनेशन ये बोल रही थी कि जब आप सामान्य से विशेष की तरफ जा रहे हैं तो ये डिडक्शन है, निगमन है। मगर ये डेफिनेशन हमने देखा कि गलत हो गई। क्यों? क्योंकि सामान्य से सामान्य भी जा रहे हैं तब भी डिडक्शन हो रहा है, विशेष से विशेष में जा रहे हैं तब भी डिडक्शन हो रहा है। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। जब हम इस टॉपिक को लिखवाएंगे तो क्योंकि डेमो क्लास है तो हम इसमें पूरी नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी। तो उसमें क्या होगा कि कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जरूरी नहीं है कि सामान्य से विशेष की तरफ जाएंगे तभी डिडक्शन हो रहा है, अदर कंडीशंस भी मिल रही है तब भी डिडक्शन हो रहा है, तब भी इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और एक दूसरी डेफिनेशन दी गई। वो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है? दूसरी डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर मेरे आधार वाक्य सत्य हैं, अब आधार वाक्य क्या है मैंने आपको बता दिया, क्या है, प्रीमाइसेस। उन्होंने बोला कि अगर मेरे आधार वाक्य सत्य हैं तो मेरा निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होगा। ये नई डेफिनेशन है किसकी, डिडक्शन की, ठीक है। तो डिडक्शन की नई डेफिनेशन देते हुए बोलते हैं कि इफ माय प्रीमाइसेस आर ट्रू या इट्स प्रीमाइसेस गारंटीज, इट्स प्रीमाइसेस गारंटीज, इसमें इंग्लिश मीडियम का कौन है, लिख लीजिएगा, मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो, इट्स प्रीमाइसेस गारंटीज द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन। तो यहां पे इसके अगर आधार वाक्य सत्य हैं तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होगा। अगर आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होगा, ठीक है। जैसे अब बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और हम बोल देते हैं कि ABC, जो आप ट्राइंगल देखते हैं, ये ट्राइंगल है। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल के 3 एंगल हैं। ABC एक ट्राइंगल है, ये देख लीजिए, है ना। तो हम यहां पे निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ABC कितने डिग्री का है ना। देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, ठीक है। यहां पे भी ABC एक ट्राइंगल है, तो इसका
सम कितना होगा, 180 होगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एबीसी कितना है। तो अगर आधार वाक्य में हम ये बोल दे रहे हैं कि एबीसी ट्राइंगल हैज 3 एंगल, एबीसी इज अ ट्राइंगल, तो फिर इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एबीसी हैज 3 एंगल। सिंपल सी बात है, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आधार वाक्य हमारा सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निष्कर्ष में जो हम लाइन बोल रहे हैं वो भी क्या हो गई, गारंटी से हम उस बात को कह सकते हैं कि ये क्या है, सत्य ही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रीमाइस में ये चीज बोल दी है। अब देखिए, हर जगह ये चीज नहीं चलती है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोग वेस्टर्न पढ़े होंगे, ये एक्सियम्स में चलती है। एक्सियम स्वतः सिद्ध होते हैं। डिडक्शन का ये जो पूरा मेथड है, इसको सपोर्ट ही बुद्धिवादी दार्शनिकों ने किया था, रैशनलिस्ट फिलोसफर्स ने। और रैशनलिस्ट फिलोसफर्स ये कहते थे कि जो ज्ञान है वो बुद्धि से होता है, यही बोलते थे, जन्मजात मानते थे उसको। हाँ, और नॉलेज के लिए जिस मेथड को वो मानते थे वो कौन सा मेथड था, डिडक्शन का। ठीक है, और वो कहते थे कि हम निगमन के मेथड को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स और लॉजिक को मानते थे, है ना। आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, रैशनलिस्ट पढ़ाया गया है। हाँ, बुद्धिवाद पढ़ाया गया है। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज पढ़ाया गया होगा ना। तो इन सभी में वो ये बताने की कोशिश करते हैं, 3-4 पॉइंट्स बताते हैं, और वो ये कहते हैं कि तो हम ज्ञान को किससे मान रहे हैं, रीजन से मान रहे हैं, बुद्धि से मान रहे हैं। दूसरा, वो ये कह देते हैं कि हम जिस पे बिलीव करते हैं वो नॉलेज क्या होगी, वो ये कहाँ मिलेगी, मैथ्स और लॉजिक में मिलेगी। इसके अलावा वो ये बोल देते हैं कि ये जो नॉलेज है ये हमको जिस मेथड को यूज करके मिलती है वो कौन सा मेथड है, तो डिडक्टिव मेथड। तो ये मेथड जो है ये आपके रैशनलिस्ट फिलोसफर्स भी यूज कर रहे थे। तो अब यहां पे इसकी सत्यता को कैसे बनाए, तो उन्होंने किसका सहारा लिया, एक्सियम्स कहाँ मिलते हैं, मैथ्स में मिलते हैं, आपको स्वतः सिद्ध होते हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने आधार वाक्य में एक्सियम लिख दिया, अगर हमने आधार वाक्य में एक एक्सियम लिख दिया, तो उसके बेसिस पे जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो वो तो सत्य ही होगा ना। सिंपल सी बात है। अगर हमने बोल दिया कि ए बी सी जो है कि या बोल दिया, एक सेकेंड, the sum of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया ABC is a triangle, तो तीसरा हमने बोल दिया कि ABC is 180 डिग्री। क्यों? अब ये जो है ये क्या है, ये एक एक्सियम है, ज्योमेट्रिकल नॉलेज है, ये सत्य है ये कि ट्राइंगल का सम या योग कितना होगा, 180 होगा। तो अगर 180 डिग्री इसका योग है और एबीसी एक ट्राइंगल है, तो हमने बता दिया खट से कि एबीसी क्या है, 180 डिग्री। और ये जब हम ये इसको बता रहे हैं कि एबीसी 180 डिग्री है, तो ये क्या है, कंक्लूजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रीमाइसेस के बेसिस पे हमने कंक्लूजन को क्या कर दिया, सत्य साबित कर दिया। समझ में आया? पक्का? यानी ये अगर सत्य है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सत्य हो गया। पक्का? मगर डिडक्शन में तो नई डेफिनेशन मिल गई, इंडक्शन में नहीं मिली। इंडक्शन में ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि उसका आधार वाक्य अगर सत्य होगा तो निष्कर्ष भी सत्य होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्शन को जो लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो थे अनुभववादी, एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर। और अनुभववादी ये बोलते हैं कि हम अनुभव के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे चीजों को मान रहे हैं, वो हमारा ज्ञान बना रही है।
तो एक्सपीरियंस तो हर बार आपका चेंज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि जो अगर मेरा प्रीमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। क्या पता कोई पहाड़ी में छुप के बैठा है, वो अभी तक जिंदा चला आ रहा है हजारों साल से। हाँ, तो हम तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, इंडक्शन के मेथड में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस जिन चीजों को कर रहे हैं हम उसी चीजों को मान रहे हैं। तो हम जिन चीजों को मान लीजिए एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए तो हम उसके बेसिस पे कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हो सकता है कोई छुप के बैठा हो किसी पहाड़ी में, जिंदा चला आ रहा है, अचानक से एक दिन निकल आए टप्पा मैं जिंदा हूं, है ना? तो ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए इंडक्शन के केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष अनिवार्यता सत्य होगा। मगर मॉडर्न डेफिनेशन जो डिडक्शन की दी गई है वो यही है कि अगर उसके आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष अनिवार्यता सत्य हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके नोट्स जब हम और पढ़ाएंगे, रनिंग क्लासेस हमारी जब रेगुलर बेसिस पे चलेंगी तो इसके जितनी भी डेफिनेशन है, कितने तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई है, पहले तो ओल्ड ट्रेडिशनल डेफिनेशन देंगे, हम डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, उसके बाद फिर कैसे कैसे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेस करे गए हैं कि हमने ये भी दिखाया है कि सामान्य से सामान्य का हो रहा है निगमन, विशेष से विशेष में भी निगमन हो रहा है, सेम आगमन में भी यही देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कि हम इन डेफिनेशंस को नहीं मानते हैं आधुनिक तर्कशास्त्री और एक नई डेफिनेशन लेके आते हैं। तो ये सारी हम आपको इलैबोरेट फॉर्म में लिखवाएंगे और बताएंगे। अभी भी मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखवाई दिया है, बाकी इसके पीडीएफ भी मैं आप लोगों को ग्रुप बन जाएगा थोड़े दिनों में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से पीडीएफ शेयर करते चले जाएंगे, तो आप लोगों को एक आइडिया लगता चला जाएगा कि कैसे होना। ठीक है।